हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूपीएससी प्रीलिम्स एनवायरनमेंट सीरीज ऑफ चहल एकेडमी। हम यहाँ पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन कर रहे हैं एनवायरनमेंट के, और हमने लास्ट टाइम किया था 2006 से लेकर 2009 तक 2008 तक के क्वेश्चंस। आज हम करने वाले हैं 2009 में पूछे हुए प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो कि यूपीएससी सीएसई में पूछे गए हैं। आइए वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ, द फ्लाइंग फॉक्स इज अ, इनमें से क्या है? फ्लाइंग फॉक्स बैट है, काइट है, स्टॉर्क है, वल्चर है। अभी देखिए क्वेश्चन, आप इतनी सारी फॉक्स होती हैं, क्या आप ये सारे कैसे क्वेश्चन इसको करेंगे? अगर हम बात करें हमारी जो वर्मिन लिस्ट है, वर्मिन लिस्ट, अगर आपने WP एक्ट पढ़ा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो एक्ट है, उसके अंदर में कुछ शेड्यूल की लिस्ट दी थी। जो इस अभी रिसेंट जो एडवांसमेंट हुई है या चेंजेस हुए हैं उसमें तो ये लिस्ट हटा दी गई है, लेकिन ये क्वेश्चन है 2009 का। उस टाइम पे लिस्ट होती थी वर्मिन लिस्ट। इस वर्मिन लिस्ट में वो एनिमल्स होते थे जो जिनकी किलिंग अगर गवर्नमेंट चाहे तो अलाउ कर सकती है। यानी वो ऐसे एनिमल कोई बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, कुछ क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या फिर ह्यूमंस को किल कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिजीज फैला रहे हैं, ऐसे एनिमल्स को जो गवर्नमेंट है वो अलाउ कर सकती है उनकी किलिंग, अगर उनका नंबर्स भी ऑलरेडी ज़्यादा हो। ऐसा नहीं कि वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तब। अगर ऑलरेडी हमें पता है कि उनके नंबर बहुत ज़्यादा है और अभी क्रॉप्स या ह्यूमन को कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, मतलब जो एनिमल्स हैं उसको ख़त्म करने का एक ऑर्डर दिया जा सकता है। बहुत कम ही डेफिनेटली ऐसे एनिमल्स होते हैं वर्मिन लिस्ट में। पहले ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी कि वो जब चाहे किसी एनिमल को वर्मिन लिस्ट में डिक्लेयर कर देती थी, और उसके बाद उसकी किलिंग अगर कोई करता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी इसके अंदर में। लेकिन अब जो पावर है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली है, क्योंकि उन्होंने देखा कि कई साल से ऐसा हो रहा है कि कुछ एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर करके स्टेट गवर्नमेंट्स क्या है गलत तरीके से उनको मरवा देती हैं। इस वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट को देखने को पड़ रही थी। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर अपनी ले ली, यानी कोई भी एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर करना है नहीं करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ इट। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस वर्मिन लिस्ट में एक एनिमल हुआ करता था जो है फ्लाइंग फॉक्स। इज दैट क्लियर? तो इसी वजह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया फ्लाइंग फॉक्स क्या है। फ्लाइंग फॉक्स एक बैट का नाम है, ठीक है, ये चमगादड़ है, और ये बहुत सारी कंट्रीज में हमें मिलता है। तो फर्स्ट का ए आंसर इज करेक्ट। ये मैंने फोटो यहाँ पे लगाई, इस तरह का ये हमें बैट यहाँ पे दिखाई देता है। ये फ्लाइंग फॉक्स रेफर टू द लार्ज फ्रूट बैट। फ्रूट बैट इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रूट बहुत ज़्यादा ये खाता है, और उसके आसपास भी ये मिलेगा डेफिनेटली। जीनस जो है ये टीरोपस जो है हमारा, पी साइलेंट होता है टीरोपस, तो ये उससे बिलोंग करता है। साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में ये आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। फ्रूट ईटिंग है ये, क्योंकि फ्रूगीवोरस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा ये ब्लड सक करते हैं, ब्लड सकर एनिमल की कैटेगरी में आते हैं ये एनिमल्स। तो जब अगर किसी के ऊपर बैठते हैं तो ये उसका ब्लड सक कर लेते हैं। तो लेकिन ये वाला जो है फ्लूट फ्लाइंग, एक तरीके से जो फ्रूट है उनको खाता है फ्लाइंग फॉक्स। तो आंसर इज ए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैराइन एनिमल कॉल्ड ड्यूगोंग। ड्यूगोंग एनिमल, ये आप देखेंगे यूपीएससी ने पता नहीं कितनी बार, यानी 6-7 बार मैं देख चुका हूँ, ड्यूगोंग से क्वेश्चन आ चुका है। अब ड्यूगोंग इसके अंदर क्वेश्चन आया है तो ये आया कहाँ से? क्योंकि ये शेड्यूल लिस्ट में मेंशन्ड है। तो आपको याद रखना है वो एनिमल जो शेड्यूल लिस्ट में है, WPA की लिस्ट में है, उनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। प्लस में IUCN की जो लिस्ट है जिसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और ये सब कैटेगरी जो आती हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, तो ये आपका जो है इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें पूछा गया है कि ये ड्यूगोंग जो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, वो जो एक्सटिंक्शन होने वाला है, ये एनिमल जो है ये कौन सा एनिमल है, यानी कौन सी कैटेगरी? एम्फीबियन को बिलोंग करता है, शार्क, बोनी फिश, या फिर मैमल? अगर आप इसको देखेंगे, यानी अगर मैं आपको इसको फोटो दिखाऊं तो ये आपको इस तरह का एनिमल दिखाई देता है, ठीक है। तो ये
एक जैसे आप मान सकते हैं कि वेल शार्क जैसा एनिमल ये दिखता है, बट ये शार्क नहीं है, ये एक्चुअली में ये है एक मैमल कैटेगरी से बिलोंग करने वाला एक जो मैराइन मैमल है। जो ऑर्डर की अगर बात करें तो जैसे फाइलम होता है, ऑर्डर होता है, किंगडम होता है, ऐसी सिरेनिया में ये बिलोंग करता है। इसको सी काउ के नाम से भी जानते हैं, और ये इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द बैनेट्स जो होती हैं, और या फिर बोल सकते हैं इसको सी काउ भी हम यहाँ पे बोलते हैं। सी ग्रासेस के अंदर में ये आपको मिलेगा। हर्बीवोर है क्योंकि जो नीचे दिखाया हुआ है ग्रासेस और इन सबको ये खाता है। इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन में मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार में, अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में एनिमल आराम से दिख जाएगा। वल्नरेबल कैटेगरी में आता है IUCN के, तो एनिमल याद रखिएगा, दिस इज एन मैमल। तो सेकंड का डी आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। कंसिडर द फॉलोइंग रीजन, ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और नॉर्थ वेस्ट में से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अब आपको ये पता होगा कि पूरे जो वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उसमें से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं। अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर हम बात करेंगे तो एक है वेस्टर्न घाट में, एक है सुंडालैंड में, एक है इंडो बर्मा में और एक है हिमालय में। अब इनमें से कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये वाले हमारे पूरे वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और इनमें से जो वेस्टर्न घाट्स हो गया हमारा, इधर हो गया ये वाला पार्ट, ये जो हमारा अंडमान निकोबार वाला पार्ट है, ये सुंडालैंड कैटेगरी में आता है। ये वाला जो पार्ट है इंडो बर्मा का पार्ट हो जाएगा, और ये जो पार्ट है ये हिमालय का हो जाएगा। तो इंडिया के अंदर में 4 हैं, और टोटली आप देखेंगे 34, और अभी रिसेंटली इसको 1 या 2 इसमें ऐड किया जा रहा है। तो 34 में से 4 जो है वो इंडिया के अंदर में, और पूरे 34 जो है वो वर्ल्ड के अंदर में है। आखिर ये होते क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये वो एरिया होते हैं जिन एरिया में बहुत ही फास्ट रेट से, बहुत ही ज़्यादा फास्ट रेट से डिग्रेडेशन हुआ है, और लगभग 70% का जो उनका हैबिटेट है वो लॉस हो चुका है। और उसके अंदर में अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है और एनिमल कम बचे हैं, तो तब गवर्नमेंट ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेगी, जब ज़्यादा पैसे ज़्यादा खर्च नहीं किए जाएंगे। लेकिन उस पर एटलीस्ट 70% खत्म होने के बाद भी 1500 स्पीशीज वेस्कुलर प्लांट की होनी चाहिए। यहाँ पे क्राइटेरिया इसके अंदर में डाला हुआ है मैंने। तो पहला क्राइटेरिया है 1500 स्पीशीज वेस्कुलर प्लांट होते हैं जो फुल्ली डेवलप्ड फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो एंडेमिक स्पीशीज यानी जो सिर्फ यहीं मिलते हैं वो होने चाहिए। अगर ये आपको 1500 स्पीशीज का क्राइटेरिया नहीं हो पा रहा है तो 0.5% टोटल वर्ल्ड की जो स्पीशीज हैं वेस्कुलर प्लांट की, वो एटलीस्ट उस एरिया में होनी चाहिए, तभी गवर्नमेंट उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेंगी कंट्रीज की। और सेकंड है इट मस्ट हैव लॉस्ट एट लीस्ट 70% ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट, तभी हम इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहेंगे। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज द ए। इसमें से सिर्फ एक ही हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ओके, सो दिस ईस्टर्न हिमालय ही इसका पार्ट है और बाकी हमारा इसका पार्ट नहीं है। ईस्टर्न हिमालय वाले रीजन में आप देखेंगे कि इंडो बर्मा जिसको आज के टाइम पे म्यांमार बोलते हैं, तो ये जो म्यांमार है और बर्मा वाला जो रीजन है उसमें भूटान, म्यांमार और ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो है ये थोड़ा कवर हो जाता है। एंडेमिक स्पीशीज इसके अंदर में मिलेंगे, जैसे कि रेड पांडा, हमने 2006-8 वाला जब क्वेश्चन पेपर किया था उसमें भी रेड पांडा का जिक्र था। वन हॉर्न राइनोसिरस काजीरंगा नेशनल पार्क और इस साइड में दिखाई देते हैं, और बहुत सारे ऑर्किड जो है यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के अंदर में 4 हैं। एक तो हिमालय वाला रीजन हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया जिसका म्यांमार और ये भी पार्ट है, इंडो बर्मा रीजन है। दिस इज हिमालयाज। इधर की तरफ में देखेंगे तो ये जो पार्ट है हमारा ये वाला, दिस इज एक्चुअली द सुंडालैंड पार्ट। सुंडालैंड ये पूरा का पूरा सुंडालैंड में है, और ये वाला जो है ये वेस्टर्न घाट वाली कैटेगरी में आ जाता है। सो आई थिंक क्लियर होगा। तो हमारा इसका जो आंसर होगा ईस्टर्न हिमालय को छोड़ के बाकी ये जो दोनों हैं ये इसके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है नहीं है, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ में। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ है।
अब आप सोचिए 2009 में ये बात क्यों चल रही होगी, क्यों अचानक से हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस के बारे में पूछा गया, क्योंकि इसको शिफ्ट करने की बात चल रही थी। एग्जैक्टली शिफ्ट करने की कई साल से बात चल रही थी। तो इसका आंसर उस टाइम पे चेन्नई था, इसको याद रखिएगा, ये 2009 का क्वेश्चन है, चेन्नई इसका आंसर था। लेकिन अभी कुछ साल पहले इसको चेंज कर दिया गया है, बल्लभगढ़ रीजन जो है फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ रीजन फरीदाबाद हरियाणा के अंदर में इसका हेडक्वार्टर अभी शिफ्ट हो गया। यानी आज के टाइम पे अगर ये क्वेश्चन अगर आता तो इसका आंसर जो है वो बल्लभगढ़ हरियाणा होता। बट नो की अगर हम बात करेंगे तो चेन्नई उस टाइम पे इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। जैसे कि यहाँ पे आंसर है चेन्नई फिलहाल के लिए। और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, इसको याद रखिएगा, इसको प्रोटेक्ट करता है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, एनिमल्स के लिए जो भी वेलफेयर जो स्कीम्स वगैरह चलाई जाती हैं वो ठीक से चलाई जा रही है या नहीं चलाई जा रही है, फंड ठीक से रिलीज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, एनिमल के साथ कोई गलत दुष्प्रभाव या ऐसा तो कुछ नहीं पड़ रहा है एनवायरनमेंट का या फिर ह्यूमंस का, उस सब चीज़ों को देखता है। उसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु। बट याद रखिएगा जैसे मैंने बताया अभी जो लेटेस्ट है वो ये बल्लभगढ़ में ये चेंज हो गया। इसका वेबसाइट का मैंने फोटो डाल दिया है यहाँ पे, ये इसका फिलहाल के लिए एड्रेस है, बल्लभगढ़ हरियाणा फरीदाबाद के अंदर में ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड का ऑफिस अभी बना है। तो इसका अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर होगा हमारा बी, बट आज के टाइम पे पूछा जाएगा तो आंसर होगा हमारा हरियाणा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द इनलैंड सैलाइन वाटरलैंड वेटलैंड्स। ठीक है, अब सैलाइन वेटलैंड आपको पता ही है, रामसर वेटलैंड कन्वेंशन जब से हमने साइन किया है तब से हम इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रामसर वेटलैंड कन्वेंशन, तो रामसर वेटलैंड कन्वेंशन जो है ये होता है 1971 के अंदर में। ये ईरान के अंदर होता है, रामसर सिटी के अंदर में, इसलिए इसको रामसर बोला जाता है। रामसर ईरान में है और यहाँ पे जो ईरान के अंदर में सारी कंट्री जाके मिलती हैं और बातें होती हैं कि किस तरीके से हम वेटलैंड को बचाएं, क्योंकि वेटलैंड ही एक ऐसा एरिया है जो पानी को फिल्टर करने में काम आता है। ये कंक्रीट यहाँ से हमें मिलता है, फिशिंग ग्राउंड बनता है, ये बहुत सारे यानी एक तरीके से वेटलैंड के अंदर में जो फॉरेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेज होने की वजह से और जो लोग हैं इसको ख़त्म करते जा रहे हैं, तो उसके लिए इसको कॉन्फ्रेंस किया गया। ये हमें कंक्रीट भी पहुंचाता है, ये हमें ग्रेजिंग ग्राउंड भी बनता है एनिमल्स के लिए, ये फिशिंग ग्राउंड भी बनता है, ये फिशिंग भी यहाँ पे होती है। और अगर आप देखेंगे तो कई बार जो फ्लड वगैरह आता है उससे भी हमें ये बचाता है। वाटर फिल्टर करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। मेडिसिन बहुत सारी यहाँ से इस पर्टिकुलर रीजन से मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे इसके फायदे हैं जिसकी वजह से इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, जिसकी वजह से रामसर के अंदर में ये कन्वेंशन होता है। पूरे इंडिया में अगर हम देखेंगे तो 1,25,000 वेटलैंड्स एग्जिस्ट करती हैं। इतना याद रखिएगा, 1,25,000 वेटलैंड एग्जिस्ट करती है, जिसमें से 115 वेटलैंड जो है ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। इनको, ये बड़ी वेटलैंड्स और बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमीडिएटली बचाना ज़रूरी है। इसमें से लगभग 86 जो वेटलैंड है आज के टाइम पे अगर हम बात करेंगे तो ये रामसर कन्वेंशन के अंदर आती है। और 86 में से 2 वेटलैंड जो है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर में आती है। रामसर का मतलब है कि ये वो वेबसाइट्स होंगी, वेटलैंड होंगी, जो वेटलैंड साइट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही हैं, बहुत ज़्यादा रेट से वो ख़त्म होती जा रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए इस लिस्ट में डालना पड़ता है। और अगर उसके अंदर भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बड़ी लेक्स और बहुत उससे भी ज़्यादा फास्ट रेट से हो रही है, तो इन 86 में से ही 2 वेटलैंड जो है वो हमने मॉन्ट्रेक्स में डाली है। एक है हमारे पास क्यूलाडियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के अंदर है, और दूसरा है हमारा मणिपुर के अंदर में लोकटक लेक मणिपुर। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर है राजस्थान, क्योंकि सैलाइन वाटर जो पॉन्ड्स और ये सैलाइन वाटर लेक्स जो हैं वो राजस्थान में ही हमें मिलती है, वहीं पे इसका
वेटलैंड भी बनता है। देख लेते हैं इसको। राजस्थान के अंदर में सांबर लेक सबसे बड़ी लेक है इंडिया की, जो बोल सकते हैं सैलाइन वाटर लेक। ये जयपुर के पास में एक रामसर साइट भी है। यहाँ बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, जैसे फ्लैमिंगो, पेलिकन, स्टॉर्क, ये आती हैं। और दूसरी अगर हम रामसर के अलावा अगर हम सॉल्ट वाटर लेक देखें, राजस्थान के दिधवाना है, पंचपदरा है और लुंकरनसर है, ये लेक्स जो है ये राजस्थान के अंदर में है। और अगर हम यहाँ पे देखें, रामसर लेक जो है एक वेटलैंड का साइट भी है और ये इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें रेड शैंक, सैंड पाइपर, कूट, ब्लैक विंग स्लिट, ये सब हमें दिखाई देते हैं। और ये फ्लैमिंगो आप देख ही पा रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी ये बर्ड्स हैं, आपको एशिया और साइबेरिया से ये जब मूव करके आ जाती है इंडिया में तो हमें इस रीजन में दिखाई देती हैं। तो इसका जो आंसर होगा फिफ्थ का डी, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। कार्टाजीना प्रोटोकॉल में आपको बता दूं कि 1992 में जब हमारा रियो डी जेनेरियो समिट होता है, रियो डी जेनेरियो समिट होता है, तो यहाँ से निकल के आता है हमारा CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जब हुआ 1993 में ठीक से हुआ, और उसके बाद से अब ये फिर ये मीटिंग करने लगा। और इसी के अंदर में इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कार्टाजीना प्रोटोकॉल लाया गया, कार्टाजीना प्रोटोकॉल लाया गया। और कार्टाजीना प्रोटोकॉल को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नगोया प्रोटोकॉल को लाया गया, जो कि नगोया में है। और नगोया प्रोटोकॉल के अंदर में HEAICHI बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को रखा गया कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर में 20 बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स रखे गए। और इन टारगेट्स को 5 गोल के अंदर में रखा गया। इज दैट क्लियर? तो नगोया के अंदर में प्रोटोकॉल हुआ, उससे पहले कार्टाजीना में हुआ था। तो कार्टाजीना किस चीज से रिलेटेड है, तो आप इसको अगर समझ जाएं तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारी कौन सी मिनिस्ट्री का पार्ट बनेगा। डेफिनेटली ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इसका पार्ट है, उसके अंदर में इसको बनाया गया है। तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल ये जो मैंने आपको बताया ये अडॉप्ट हुआ था, जो 2000 के अंदर में फोर्स में आ गया। 2003 के अंदर में इंडिया भी इसका पार्ट बना। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर एक जगह से, मान लीजिए ए कंट्री बी कंट्री में कोई लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल ये भेजना चाहती है, तो पहले ए को रजिस्टर करना पड़ेगा बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस के अंदर में, बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस के अंदर में। और वहां से फिर अब ये खरीद सकते हैं। यानी कोई भी कंट्री डायरेक्टली किसी कंट्री को LMO या GMO नहीं दे सकता, उसको पहले बायो सेफ्टी क्लियरेंस हाउस जाना पड़ेगा। फिर वो चेक करेगा कि ये सही है दूसरी कंट्री के लिए भी या फिर इसके लिए भी, दोनों के लिए प्रोटेक्शन एक तरीके से प्रोवाइड करने के लिए। और बी अगर ये सेटिस्फाई होता है तो बी उससे फिर इंपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली इसका पर्पस है एनवायरनमेंट को क्लीन करना, और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो यही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जिसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी बोलते हैं। क्लाइमेट चेंज बाद में इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से रिलेटेड एंड ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड व्हाट इज द नेम, जस्ट ये याद रखिएगा नेम पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन ऑफ द मार्केट ड्रिवन डिवाइस अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जब हम UNFCCC की मीटिंग्स पढ़ते हैं तो ये पता नहीं कितनी बार पढ़ते हैं, बहुत बार हम इस चीज को पढ़ते हैं कि मार्केट मार्केट मार्केट, ये वही मार्केट यहाँ पे पूछी गई। अलाउ डेवलपिंग कंट्रीज टू गेट फंड इंसेंटिव फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू अडॉप्ट बेटर टेक्नोलॉजी दैट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस। अब देखिए इसके अंदर में होता क्या है, हमारा ये बोला गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, अब होता क्या है, इन्होंने एनेक्सियर्स में डिवाइड किया हुआ है। अब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को कुछ एनेक्सचर में डिवाइड कर दिया। एक एनेक्सचर है एनेक्सचर बी, जिसमें डेवलप्ड नेशंस है और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है।
इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है। इज दैट क्लियर? अब माना ही जाता है कि 150 साल से तो ये पूरा कंबशन कर रहे हैं, ये पूरा एमिशन कर रहे हैं, ये पूरा कार्बन एमिट कर रहे हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एट प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उनका मेन रीजन ये है, तो इनको फंड देना चाहिए उन कंट्रीज को जो बियर कर रहे हैं और अब डेवलप होना स्टार्ट हुए हैं। जैसे कि इसके अंदर में नॉन एनेक्सर, यानी इसका एक कैटेगरी में डाल दिया गया नॉन एनेक्सर कंट्रीज, नॉन एनेक्सर 1 कंट्रीज। ये वो कंट्री है जो डेवलपिंग है, ये वो कंट्री है जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर पुअर कंट्रीज है। तो इन कंट्रीज ने तो अभी अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया है, ये बी कंट्री बहुत साल से कर रही हैं। तो इन्होंने बोला है कि आप लोग इन कंट्रीज में जाके पॉल्यूशन को कम करने की हेल्प करेंगे, इनको कोप अप करने में मदद करेंगे, और इसके लिए आपको यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट कोई लगाना है तो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जापान को अगर बोला जाए कि इंडिया के अंदर में मेट्रो लेके जाओ, तो मेट्रो अगर आएगी तो पॉल्यूशन कम होगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो नॉन एनेक्सर कंट्रीज में हमें बनाने होंगे, लाने होंगे। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि कुछ साल से जब से ये हुआ है 2009-2010 के बाद में, तो ये बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर में एफडीआई बढ़ा है। क्योंकि एफडीआई वो एक्चुअली में किस वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि उनको बोला गया है कि आप लोग डेवलपिंग कंट्रीज में जाके उनका पॉल्यूशन कम करो, अदरवाइज आपके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगा दिए जाएंगे बाय द UNFCCC एंड ऑल। इज दैट क्लियर? तो ये जो मैकेनिज्म है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। 3 मैकेनिज्म इसके अंदर में, एक है कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग, दूसरा है हमारा CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये सब क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में डिसाइड किए जा रहे हैं। और जो थर्ड मैकेनिज्म है वो है हमारा ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, कार्बन ट्रेडिंग, CDM एंड ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। उसमें से एक जो ये अभी मैंने बताया, जो स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई है 2009 के अंदर में, वो सबसे ज्यादा सूट करती है इसको। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। पहले इसको दोबारा से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर में प्रोजेक्ट एक्टिविटी और एमिशन रिडक्शन कर रही है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे उनको UNFCCC द्वारा कार्बन क्रेडिट्स उनको मिल जाते हैं, और वो कार्बन क्रेडिट्स यहाँ पे वापस लाके, अब इन कंट्रीज को ऐसा क्या फायदा होगा, इन कंट्रीज को ये फायदा कि जितना पॉल्यूशन इन्होंने यहाँ पे कम किया है, जितना पॉल्यूशन इन्होंने यहाँ पे कम किया है, उतना पॉल्यूशन ये यहाँ पे अपनी कंट्री में जो एडिशन हुआ है, ये जो एडिशन हुआ है उसको कंपेंसेट करने के लिए दूसरी कंट्री में आपको पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज बोलती है हम अपना पॉल्यूशन क्यों कम करें, तो हम क्यों डेवलपमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। उन्होंने बोला कि यस, आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, आप जितना पॉल्यूशन कर रहे हैं उतना कीजिए, लेकिन दूसरे पार्ट में जो कॉप अप नहीं कर पा रहे, जिनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उनकी कैपेसिटी तो एटलीस्ट आप कर दीजिए। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज की कैपेसिटी को एक तरीके से बढ़ाते हैं। जो टेक्नोलॉजी हमें बहुत मुश्किल से ये कंट्रीज देती है, लेकिन आज जो है ये बिल्कुल यानी इजीली हमें वो टेक्नोलॉजी दे देती है, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर हमने पॉल्यूशन कम करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी इनको नहीं दी तो हम अल्टीमेटली हम भी यहाँ पे अपना पॉल्यूशन नहीं बढ़ा पाएंगे। सो रिमेंबर दिस थिंग। सो ये सब कुछ क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में मेंशन किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, एफॉरेस्टेशन, जैसे कि हमारा क्लीन कोल टेक्नोलॉजी हो गया। अगर हम इंडिया में क्लीन कोल टेक्नोलॉजी लाएंगे तो हमारा पॉल्यूशन कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर पैनल्स है, सोलर पैनल्स है, विंड टर्बाइंस है, मेट्रो ट्रेन है। ये सब जो टेक्नोलॉजीज बाहर की कंट्रीज अगर हमें दे रही हैं तो उसके पीछे रीजन है कि वो अपनी कंट्री में पॉल्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, इस वजह से यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी इजीली प्रोवाइड करते हैं। बट अल्टीमेटली पॉल्यूशन कम हो रहा है, यही टारगेट है क्योटो प्रोटोकॉल का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो पहले 7th का जो आंसर है वो डेफिनेटली सी आपने कर लिया है। 8th क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द कार्बन क्रेडिट और ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कार्बन क्रेडिट जो और CDM
और जो ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन है, 3 मैकेनिज्म जो बताए जिनको फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म बोलते हैं, ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में ही मेंशन किए गए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर में ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की जब मीटिंग होती है, तो जब ये कॉप जो थर्ड मीटिंग होती है उनकी, उसके अंदर में इसको लाया गया था। यानी ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बन रहा था, ये अपना UNFCCC, इसकी सबसे पहली मीटिंग 1995 के अंदर में होती है, और 1995 ये बर्लिन के अंदर होती है, जो कि जर्मनी में है। और दूसरा जो है कॉप सेकेंड मीटिंग होती है, कॉप सेकेंड मीटिंग होती है 1996 के अंदर में, ये मीटिंग होती है जिनेवा के अंदर में, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर में है। और कॉप 3 जो मीटिंग होती है वो 1997 में होती है। UNFCCC की मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, ये होती है क्योटो के अंदर में, जापान के अंदर में। और इसकी वजह से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इतने बड़े जो मैकेनिज्म है वो यहीं से जनरेट होते हैं। और ये जो कार्बन ट्रेडिंग और जो CDM है, कार्बन ट्रेडिंग है, CDM है, और ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन है, वो यहीं से जनरेट होते हैं। तो आंसर जो होगा हमारा क्योटो प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। तो क्योटो प्रोटोकॉल जैसा मैंने अभी बताया है आपको, UNFCCC की मीटिंग के अंदर में ये कॉप 3 थर्ड मीटिंग ये हुई है, और 1 से लेकर 10 दिसंबर 1997 तक ये मीटिंग हमारी चली है। और उसके बाद से 11 दिसंबर वेरी नेक्स्ट डे 1997 में ये एक्टिव भी हो गया। लेकिन इसको पूरा एक्टिव करने के लिए 2005 तक हमें रुकना भी पड़ा। इसका जो एक्टिवेशन जो टाइम पीरियड है, यानी जो जिस टाइम पे इनको पॉल्यूशन कम करना है, GHG कम करना है, वो 2008 से 2012 का टाइम पीरियड है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। पहले इसको भी एक बार मैं बता दूं आपको, तो ये है हमारी जो नेशंस हैं, और ये हमारे जो पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये पॉल्यूशन करने वाली जो कंट्रीज है, ये इनको पैसा देती हैं तो उसको कोप अप करने के लिए, और उसमें जो कार्बन ऑफसेटिंग इनको यहाँ पे मिल जाती है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो रियो डी जेनेरियो समिट, हम पहले भी इसको देख चुके हैं, 1992 के अंदर में होती है मीटिंग ब्राजील के अंदर में। ये बहुत बड़ी मीटिंग थी, इसलिए इसको अर्थ समिट भी बोला जाता है। एजेंडा 21 की भी मीटिंग हुई थी, नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी लाया गया 1987 में। 1985 में एक तरीके से आया था, इससे पहले वियना कन्वेंशन। लेकिन वियना कन्वेंशन को अगर ये सक्सेसफुल बनाना था तो एक दूसरा कन्वेंशन भी लाना जरूरी था। तो 1987 में फिर ये मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर में ये एक कन्वेंशन लेके आते हैं, जिसको मॉन्ट्रियल कन्वेंशन बोलते हैं। ये मेनली ओजोन जो लेयर है उसकी जो डिप्लीशन चल रही है, डिप्लीशन हो रही है कई साल से, उसको कम करने के लिए है। उसका मेन रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC जो इसका मेन रीजन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन, CTC हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड हेलोन जैसी जो चीजें हैं उनको हमें यहाँ पे बचाना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसमें ओजोन के डिप्लीशन होने से बचाना है, और मल्टीलेटरल फंड है इसमें, और हेल्प करता है डेवलपिंग नेशंस को ट्रांजिशन टू द ओजोन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के साथ जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, G8 समिट जो हेलिंगडन में हुई थी जर्मनी के अंदर में 2007 में। G8 आप जानते होंगे आज के टाइम पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है, 2014 में ये खत्म हो गया था। जो G7 ग्रुप है, जो बहुत पहले का ग्रुप है, इसके अंदर में इन्होंने सोचा कि हम लोग रशिया को मिला देते हैं, यानी G7 में रशिया को मिला देते हैं और फिर एक G8 ग्रुप बनाया जाएगा। लेकिन बाद में इसमें ये डिसॉल्व हो गया, और ये बहुत बड़ा समिट हुआ था और उसके बाद में ये डिसॉल्व हो गया। अब जो वर्ल्ड की 8 लार्जेस्ट इकोनॉमीज थी वो इसके अंदर में मिली थी, लेकिन आज के टाइम पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्वेश्चन पुराना है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो G7 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन G8 जो है वो अभी खत्म हो गया है। और इसमें डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करेंगे और प्रमोट करेंगे क्लीनर एनर्जी सोर्सेज को। तो अब आ जाते हैं अपने आंसर के ऊपर में। 8th का B जो है, क्योटो प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हमें लाना है तो एथेनॉल एज अ वायबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से निकाला जा सकता है। वैसे अगर मैं आपको बता दूं, बायोफ्यूल के जब भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले भी
क्वेश्चन आया था, बायोफ्यूल क्या शुगर केन से निकाला जा सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। डेफिनेटली बायोफ्यूल है तो वो किसी भी प्लांट से निकाला जा सकता है, लेकिन मैटर करता है कि कौन से प्लांट से सबसे अच्छी क्वालिटी का और अच्छा बायोफ्यूल निकलेगा। जैसे कि हम बात करें अगर कारंज की, कारंज एक ऐसा प्लांट है जहाँ से बहुत अच्छा बायोफ्यूल निकलता है। बात करें जट्रोपा की, यहाँ से भी अच्छा फ्यूल निकल सकता है। बात करें नीम की तो यहाँ से भी निकल सकता है। हालांकि जबकि सबसे पहला जो डीजल था वो बायोडीजल ही था, वो नीम से ही बनाया गया था। और हमारी प्लानिंग कमीशन ने कुछ टाइम पहले कारंज और जट्रोपा को भी एक तरीके से मंजूरी दे दी है कि ये आप ग्रो कीजिए और इससे बायोफ्यूल आप बनाइए। तो अगर हम बात करें कि कहाँ से बायोफ्यूल्स जो है इसको बनाया जा सकता है, बनाया इन चारों से जा सकता है, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी का, और डेफिनेटली जब क्वालिटी ही नहीं है तो हम उसको नहीं बनाएंगे। तो जनरली कहाँ से हमें मिल रहा है एथेनॉल? शुगर केन से। मेन स्पेशली हम बात करें, आपको पता होगा कि जब शुगर केन होता है तो शुगर केन का जो जूस निकाल के, इसका जो जूस होता है, जूस से तो बना लिए जाते हैं शुगर क्रिस्टल्स, जो हम लोग चीनी जिसको हम बोलते हैं, शुगर क्रिस्टल्स वो बना लिए जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेक्नोलॉजी से। प्लस में इसके जूस निकलने के बाद जो क्रिस्टल निकल गया, उसके बाद जो बची हुई चीजें होती हैं उसके अंदर में मोलासिस नाम के एजेंट होते हैं। मोलासिस एक तरीके से आपने घर में खाने वाले खांड और ऐसी चीजें होती है, देखा होगा अगर आपने, ये भी मीठा होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना शुगर होता है। फ्रक्टोज वगैरह जो है, इस तरह की जो शुगर्स वगैरह इसके अंदर में होती है, और जो शुगर केन, और इसी से हम बना लेते हैं जैगरी। तो बहुत सारी चीजें इससे बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें कि शुगर केन से, लेकिन जो इन सबको बनाने के बाद जो वेस्ट, अगर आप गन्ने के जूस जो पीते हैं तो आपने देखा होगा कि वो आपको जूस देने के बाद जो उसका रिमेन बचता है उसको हम शुगर केन सूट बोलेंगे। शुगर केन सूट जो होता है, बचा हुआ जो गन्ने का जो पार्ट होता है, वो हमें एथेनॉल बनाने में मदद कर सकता है, यानी उससे हम एथेनॉल बना सकते हैं। हालांकि बना तो उसके जूस से भी सकते हैं, बट ये हमारे लिए कॉस्टली पड़ेगा। बट एथेनॉल इससे हम बना सकते हैं, और ये शुगर के जो मिल्स होती हैं ये इसको बेच देती है, और आज के टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे एथेनॉल। और अगर हम बात करें अभी 2025 के अंदर में भी गवर्नमेंट एक प्लान लेकर आई है जिसमें एथेनॉल 100, यानी विदाउट ब्लेंडिंग, कुछ मिक्स नहीं करना है, डायरेक्टली भी अब हम इसको इंडिया में यूज कर सकते हैं। तो आंसर इसका होगा सी। अगर मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट अभी ये 15 मार्च 2024 की न्यूज़ है, एथेनॉल 100 फ्यूल लॉन्च बाय पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप जो एस पुरी है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और हम अब इस टाइम पे 100% एथेनॉल यूज़ कर सकते हैं अपने व्हीकल्स के अंदर में। फिलहाल के लिए इन्होंने कुछ पर्टिकुलर स्टेट में पायलट प्रोजेक्ट के अंदर में इसको स्टार्ट किया है, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, न्यू दिल्ली, तमिलनाडु। बट धीरे 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 करके पूरे जो एंटायर इंडिया है, होल इंडिया, पैन इंडिया के अंदर में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज द शुगर केन। ये जो सीरीज है, हम लोग अभी आज हमने 2009 का ये आज पेपर किया है। अब हम आगे करेंगे 2010 और उससे आगे 2024 तक का हमारा ये टारगेट है, जो भी हमारे पेपर आएंगे और जो भी हमारे अभी तक एनवायरनमेंट में क्वेश्चन पूछे, आप धीरे धीरे देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हमारे बढ़ते जा रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया था 2010 के बाद से अब नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हमारे एनवायरनमेंट के बढ़ जाएंगे, इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाएगी डेफिनेटली, जब लगभग हमारा 15 से 20 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इसके अब हम 2010 के क्वेश्चन इसको करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।